बेसिस पे ही होगी, जाहिर सी बात है। ज़्यादातर जो टेक्निकल क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस है, वो मैं आपको टेस्ट में डालूंगा, तो आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो, क्योंकि अब जो भी मैं टेस्ट में क्वेश्चंस डालता हूँ वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होते हैं, और साथ में जो ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो सब, तो आपको अलग से उसके लिए प्रीवियस ईयर को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप इस टेस्ट को देते हैं तो। और संडे को हम लोग मॉर्निंग या 10 से 11 बजे के आसपास टेस्ट को डिस्कस भी करेंगे। आपने कहाँ पे क्या गलतियां करी हैं वो सब भी हम लोग वहां पे जाके समझेंगे। ओके, अब आज से हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट करने वाले, राइट। कुछ बच्चों को लेआउट्स में भी प्रॉब्लम था हमारे मेन बैच से, जिन्होंने मुझे फोन करके बताया था कि लेआउट में प्रॉब्लम है, और कुछ बच्चों को व्यू में भी प्रॉब्लम होगा। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये ऐसा समझो कि एंड्रॉयड का फर्स्ट लेटर है, ए, राइट। बिकॉज अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना वो सब बहुत बेसिक था, राइट। वो उसको कोडिंग से कुछ मतलब नहीं था, राइट। वो बस एक थियोरेटिकल पार्ट था जहाँ पे आपने एंड्रॉइड स्टूडियो पढ़ा, ये वो चीजें करी। अब जो हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल एंड्रॉइड हम स्टार्ट करेंगे। और फॉर्चुनेटली अभी तक हमने जितना भी एंड्रॉइड पढ़ा है अपने मेन बैच में, उसमें हमने बहुत स्ट्रांगली इन चीजों को फॉलो किया है। तो मैं आपको जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, जितनी भी एग्जाम में आएंगी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि अगर आपने इतनी चीजें फॉलो की, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, 70 आउट ऑफ 70 का बना कर आएंगे। बस आपको एवरीडे प्रैक्टिस करना है। तो अभी तक जिसने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है जावा और एक्सएमएल पे, वो प्रैक्टिस करेंगे। एक इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको चीज बता देता हूँ कि जिन बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जावा लिखने नहीं आता है और एक्सएमएल हो जाता है, उसका कोई सल्यूशन नहीं है। ट्रस्ट मी, उसका कोई सल्यूशन नहीं। मैं आपको जो भी बोलूंगा वो सारी बातें मेकअप करके ही मैं बोलूंगा, मतलब मैं बातों को जस्ट बना के बोलूंगा कि हाँ ये सल्यूशन है। रियलिटी में कोई सल्यूशन नहीं है उसका। आपको प्रैक्टिस करना है और आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो बेसिक जावा लैंग्वेज है। थोड़े बहुत सिंटेक्स चेंज है, बट ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किस तरीके से करना है वो मैं आपको उसका बेस्ट अप्रोच आज बताने वाला हूँ। मतलब आज के जितने भी क्लासेस होंगे उसमें मैं आपको प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम चीजों को प्रिपेयर करते हैं, राइट। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपना थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कंबाइंड करके। तो थर्ड और फोर्थ यूनिट ना मैं पढ़ाऊंगा आपको कंबाइंड फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा कि थर्ड अलग से पढ़ा रहे, फोर्थ सबको साथ में कंबाइन करूंगा मैं, क्योंकि उसके सिलेबस थोड़े शफल करने होते हैं, बिकॉज बुक में अच्छे सिलेबस नहीं दिया गया है। तो अब आज से हम लोग अपना एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 की, राइट। यूनिट नंबर 3 में आपको, पहले मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ। यूनिट नंबर 3 में आपको कवर करना है कंपोनेंट्स एंड लेआउट्स के बारे में। हालांकि ज्यादा कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, कंपोनेंट्स स्क्रीन पे क्या क्या होते हैं और लेआउट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और फोर्थ यूनिट में आपको व्यू के बारे में पढ़ना है। व्यू मतलब जो भी यूआई कंपोनेंट्स हमारे हैं उन सब के बारे में आपको व्यू में कवर करना है, राइट। तो हम इन दो चैप्टर्स को मिक्स एंड मैच करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लेआउट कवर कर रहे हैं तो लेआउट से पहले आपको एटलीस्ट 3 से 4 व्यू आने चाहिए, बिकॉज बिना व्यू के हम लेआउट को कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है ना। कि अगर आपको व्यू आता ही नहीं तो आप फिर लेआउट को सीखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करना। इस वजह से मैं थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा कि मैं थर्ड एंड फोर्थ को पूरी चीजें बता दूंगा आपको, बट ये मिक्स एंड मैच चलेगा। एट द एंड you will get the whole syllabus of third and fourth chapter. Okay, so relax. तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा थर्ड यूनिट, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे वो हम लोग देखते हैं। थर्ड यूनिट में हमें बेसिकली सबसे पहला जो टॉपिक कवर करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अगर आप कोडिंग को फॉलो करेंगे, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम सबसे पहले समझते हैं कोडिंग करने से पहले, बिकॉज हमें एंड्रॉइड स्टूडियो को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंड्रॉइड स्टूडियो एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि आप एक दिन या 2 दिन में नहीं समझ सकते। ये भी एक फैक्ट है कि आप 1 या 2 दिनों में एंड्रॉइड स्टूडियो को पूरा तरीके से समझ नहीं सकते। सो अभी हमें जितनी चीजें जरूरत है एंड्रॉइड स्टूडियो में हम उसको समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके हमें जैसे जैसे चीजों की जरूरत होते चली जाएगी हम वैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को समझते
चले जाएंगे, राइट। थर्ड यूनिट में आपको कंपोनेंट्स एंड लेआउट्स के बारे में कवर करना है, बट उससे पहले लाइक एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस बताई गई है कि आप एक ऐप को जब बनाते हैं तो हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम आइडिया को डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग द आइडियाज एंड रिक्वायरमेंट्स। आइडियाज एंड रिक्वायरमेंट्स का मतलब वो सिंपली कि आप क्या बनाने वाले हैं, उसके लिए आप मार्केट रिसर्च करते हैं। देन उसके बाद हमारे उस ऐप में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन आपको क्या लेनी है, ग्राफिक्स क्या लेना है, उन सारी चीजों को। नेक्स्ट में आप यूजर इंटरफेस का प्रोटोटाइप बनाते हैं, मतलब एक डमी बनाते हैं यूजर इंटरफेस का। देन ऐप को डेवलप एंड टेस्ट करते हैं। डेवलपमेंट में भी हम सबसे पहले लेआउट को क्रिएट करते हैं, फिर जावा कोड लिखते हैं, फिर एक्टिविटी को रजिस्टर करते हैं, जो टेक्निकली हमें करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में वो ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद हम उसको बिल्ड करते हैं, मतलब उसका एपीके फॉर्म करते हैं, या फिर आपको साइंड एपीके चाहिए तो आप साइंड एपीके फॉर्म करके आप उसको डिप्लॉय करते हैं। सो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं एक ऐप को पब्लिश करने के। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि आप एक ऐप को कैसे बनाते हैं। बट अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे, क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। अगर हम एंड्रॉइड स्टूडियो में सबसे पहली बार है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप सब एक जीरो लेवल पे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के, और हम सब पहली बार अगर एंड्रॉइड स्टूडियो सीख रहे हैं, तो हम सबसे पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम कौन कौन सी चीजें सीखेंगे प्रोजेक्ट बनाने के बाद, और उसके बाद हम कोडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं पता एंड्रॉइड के बारे में, तो हम एकदम स्क्रैच से सीखने वाले हैं हर एक चीज को, राइट। तो जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं किया प्रिपेयर, उनको उनके लिए भी चीजें सही होंगी। तो अब हम लोग बुक को छोड़ के डायरेक्टली अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएंगे, और हम यहाँ पे डायरेक्टली अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। मैं एक नया सबसे पहले न्यू पे जाऊंगा, फाइल पे एक न्यू प्रोजेक्ट लूंगा। अगर आप सब एंड्रॉइड स्टूडियो पे पहले एकदम नए नए इंस्टॉल किया है आपने, तो आपको वहां पे ऑप्शन जो है वो आएगा न्यू प्रोजेक्ट का डायरेक्टली, अगर आप पहली बार एंड्रॉइड स्टूडियो चला रहे हैं तो। बट क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो हमें जो लास्ट प्रोजेक्ट ओपन होता है वही खुलता है यहाँ पे। तो हम फाइल पे गए, हमने न्यू प्रोजेक्ट पे गए, यहाँ पे मैं वापस करके दिखा रहा हूँ आपको। फाइल पे जाना है, ऊपर आपको तीन मेन्यू के सेक्शंस दिख रहे हैं, उस पे जाओ, न्यू पे जाओ और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिजाइन होते हैं। हमें कौन से डिजाइन को फॉलो करना है, हमें करना है एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी को, राइट। अब देखो एंड्रॉइड की जब हम फीचर्स को कवर कर रहे थे, तो हमने सीखा था कि एंड्रॉइड इज वेरी रिच इन एनवायरनमेंट। दैट सिंपली मींस कि एंड्रॉइड आपको बहुत सारी बनी बनाई चीजें, रेडीमेड चीजें भी देता है, टेम्पलेट्स हम जिसको कहते हैं। यहाँ पे एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी है, एम्प्टी व्यूज एक एम्प्टी एक्टिविटी है, दूसरी एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी है। हमें कौन सा चूज करना है। अगर आप पहले एंड्रॉइड स्टूडियो के वर्जन्स पे होते, 2 साल पहले वाले वर्जन पे एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम करते, तो आप यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी चूज करते हैं। बट क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी चूज करेंगे, नए वर्जन्स में एंड्रॉइड स्टूडियो के जो नई वर्जन्स आई थी, उसमें एम्प्टी एक्टिविटी पे नहीं करना है आपको, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी पे करना है। जैसे हम इस पे टिक करेंगे, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो फिल करने होते हैं। सबसे पहली डिटेल क्या होती है, यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का नाम देना है। बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं। तो चलो मान लो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दिया मैड क्रैश कोर्स, राइट। उसके बाद पैकेज नेम। अब देखो पैकेज नेम में हम कुछ कुछ भी चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे खुद का पैकेज नेम ऐड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कोई पैकेज नेम चेंज नहीं कर रहा हूँ। पैकेज नेम एग्जैक्टली क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जब हम एक एंड्रॉयड ऐप को डिजाइन करते हैं, तो एंड्रॉयड में बहुत सारी चीजें यूज होती है, जैसे एक्सएमएल फाइल, जावा फाइल, हमारे सारे ग्राफिक्स यूज होते हैं, वीडियोस, ऑडियोज, मतलब आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। अगर हम इस ऐप को कहीं भी डिप्लॉय करेंगे, या हम इस ऐप में कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें इस ऐप की सारी चीजों को एक ऐसी जगह पे रखना होगा जिसको हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप एपीके बनाते हैं, तो आप ऐप की सारी चीजों को भेज रहे हैं ना कहीं दूसरी जगह पे, तो इसलिए वो सारी डिटेल्स यहाँ पैकेज में स्टोर होती हैं। तो पैकेज का नाम बाय डिफॉल्ट आपके ऐप के नाम के जैसा होता है, com.example.madcrashcourse। मैं इसको चेंज नहीं करूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है।
सेव लोकेशन, आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ सेव कर रहे हैं, तो आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। मेरे सी फोल्डर के अंदर, यूजर्स के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो का एक फोल्डर बनाया है मैंने, उसके अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट स्टोर सेव होगा। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज। एंड्रॉइड जब हमने कवर किया, पढ़ा था, तो एंड्रॉइड में मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉइड के अंदर यू कैन बिल्ड योर एप्लीकेशंस यूजिंग टू लैंग्वेजेस। द फर्स्ट वन इज जावा, द सेकंड वन इज कॉटलिन, राइट? मतलब आप यहाँ पे दो लैंग्वेजेस में एंड्रॉइड ऐप को बना सकते हैं, एक है जावा लैंग्वेज, दूसरा है कॉटलिन लैंग्वेज। अब मैंने ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसके लिए जावा और कॉटलिन के लिए हम लोग एक डेवलपमेंट किट को इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना आप अपने एंड्रॉइड ऐप को नहीं बना सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है उस डेवलपमेंट किट का नाम क्या है? यस एनीवन? एसडीके। सॉरी, एसडीके। एसडीके किसने किसने बोला? एसडीके जावा के लिए क्यों यूज करेंगे? बताओ, एसडीके हम जावा के लिए क्यों इस्तेमाल करेंगे? एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है ना, वो तो हमारे एंड्रॉइड के बेसिक टूल्स के लिए, डिबगर, इम्यूलेटर के लिए है ना। ऑफ कोर्स एसडीके यहाँ पे यूज हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा है एसडीके यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, बट द थिंग इज कि पहले हम यहाँ पे जावा पे अगर काम करें, तो मैंने जावा के लिए स्पेसिफिकली पूछा है कि जावा के लिए हम जेडीके इस्तेमाल करते हैं और कॉटलिन के लिए भी हम जेडीके इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बट आपका पूरा जो सिलेबस है वो जावा पे है, तो हम यहाँ पे जावा सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिमम एसडीके। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन चूज कर रहे हैं, क्योंकि एंड्रॉइड की जितनी भी वर्जन आए हैं ना, वो उन हर एक वर्जन की अपनी एसडीके होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो हम यहाँ पे कोई भी वर्जन चूज करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 97.4% ऑफ डिवाइसेस। जो भी आप वर्जन चूज करना चाहें आप कर सकते हैं, जैसे आर चूज कर लेंगे या कोई भी वर्जन चूज कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ बताएगा 67% डिवाइस का आपका ऐप रन करेगा। तो आपको जो वर्जन चूज करना है वो ऐसा करना है जिसमें आप मैक्सिमम डिवाइसेस पे अपने ऐप को रन करा सकें 99। बट एक बात ये भी ध्यान रखना कि बहुत पुराने वर्जन में कुछ एपीआई नहीं चलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर आप कभी चूज कर रहे हैं तो सजेशन ये है कि एक ऐसा एपीआई चूज करें जो बेसिक मिड लेवल का एपीआई हो। ओके, तो मैं एपीआई 24 मैंने चूज किया है, आप एपीआई 25 26 तक चूज कर सकते हैं। उसके बाद बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट के लिए है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, ये रिकमेंडेड है, मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपली फिनिश पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने फिनिश पे क्लिक किया, एक नया प्रोजेक्ट हमारा बन के रेडी हो गया। मैंने पुराने वाले को कट किया यहाँ से। अब देखो, बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ मेरे सामने खुल के आ रहा है। अभी तक पूरा प्रोजेक्ट हमारा बना नहीं है, नीचे इंपोर्ट हो रहा है, मेरे सारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक्वायर हो रहे हैं। देखो, अभी मेरा प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड हो गया। बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा इंटरफेस कुछ दिखेगा, एकदम वन बाय वन समझेंगे कि क्या होता है, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे आपको दी गई हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में और एंड्रॉइड के बारे में, किस तरीके से काम करती है ये चीजें। ठीक है, अब देखो, एंड्रॉइड की कोडिंग सेम वेबसाइट की कोडिंग की जैसे ही होती है। जैसे हम एक नॉर्मल वेबसाइट की कोडिंग करते हैं, अगर आपने एक नॉर्मल वेबसाइट बनाया होगा तो वेबसाइट में एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड, जिसमें आप बेसिक अपनी कोडिंग को लिखते हैं, राइट? फ्रंट एंड में, राइट? मैं इसको बोलूंगा फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड। और इसी के साथ एक आता है हमारा बैक एंड, राइट? बैक एंड जो हमारे बैक एंड टास्क को, हमारे सर्विसेज को हैंडल करता है, राइट? बैक एंड। हमारी वेबसाइट में भी यही सेम चीजें होती हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, राइट? अब फ्रंट एंड और बैक एंड का जो काम होता है वो सिंपल होता है कि फ्रंट एंड मतलब यूजर इंटरफेस, जो चीजें आपको सामने में दिख रही हैं, जो यूजर को दिख रही हैं, जिसके थ्रू यूजर इंटरैक्ट करने वाला है। और बैक एंड हमारे सारे प्रोसेसिंग को संभालता है, प्रोसेसिंग या फिर हमारे सारे सर्विसेज को संभालता है। अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई चीज हमें दिखती है सामने, वो फ्रंट एंड है। और हम उसके लिए, अगर हमने कोई फॉर्म फिल किया या कोई डेटा हमारा बैकएंड में गया, तो वो बैकएंड हैंडल करता है, जैसे कि सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता नहीं है, बट जो जावा है वो भी हम फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कि जो हमारे पास एंड्रॉइड में जावा इस्तेमाल होता है ये बैकएंड के लिए होता है, बट ये बैकएंड के लिए नहीं होता। जावा भी एंड्रॉइड में फ्रंट एंड के लिए ही यूज किया जाता है। बस ये है कि एंड्रॉइड में चीजें बदलती कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसको अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे समझो
कि एक हमारे पास फ्रंट एंड है जहां पे हम यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं एक्सएमएल फाइल्स के द्वारा। एक्सएमएल का मतलब होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ HTML दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आपने कई बार देखा होगा कि HTML के डॉक्यूमेंट में भी ऊपर XHTML लिखा रहता है। सो XML जो होती है वो सेम HTML के जैसी ही होती है। यहाँ पे भी हम लोग टैग यूज करते हैं। यहाँ पे भी जो हमारी कोडिंग होती है XML के अंदर वो सेम टैग के जैसे ही होती है। जैसे आप HTML में टैग लिखते थे ना, आप सबको पता है ना HTML क्या होता है? यस एवरीवन, आई एम श्योर कि आप अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट तो आपको पता होगा XML क्या होता है, HTML क्या होता है। सो XML सेम HTML के जैसा होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिसको बनाया गया है यूआई डिजाइनिंग के लिए, स्पेशली एंड्रॉयड के अंदर जहां पे हम एंड्रॉयड में लेआउट्स को डिजाइन करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो फ्रंट एंड आप XML में बनाते हैं एंड्रॉयड यूजर इंटरफेस को, उसकी उसकी लॉजिकल पार्ट को हैंडल करने के लिए, जैसे हमने कोई डेटा हैंडलिंग करना है या लॉजिकल पार्ट हैंडल करना है, उसके लिए हम यहाँ पे जावा के कोड को लिखते हैं। बट दैट इज नॉट बैकएंड, दैट इज यू कैन से, आप समझने के लिए कह सकते हैं कि वो बैकएंड की तरह काम करता है, बट बैकएंड की तरह जावा जो होता है वो बैकएंड का काम एग्जैक्टली नहीं करता। यहाँ पे हम डेटा हैंडलिंग करते हैं मोस्टली, कि जो डेटा हमारे पास XML से आ रहा है हम उसको हैंडल करते हैं, सर्विस हैंडल करते हैं, प्रोसेसिंग हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें हैंडल करते हैं। और एंड्रॉयड के अंदर एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है जो हमारे पास बैकएंड के तौर पे काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं SQL और API, बहुत सारे अलग अलग API। उसमें मोस्टली हमारे पास SQL लाइट आप समझ सकते हैं, कोई भी SQL का फॉर्मेट आप समझ सकते हैं, और फायरबेस भी समझ सकते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं एंड्रॉयड के अंदर जिससे कि आप एक एंड्रॉयड ऐप को बनाते हो, और ये तीनों चीजें आपस में जो है वो काइंड ऑफ रिलेटेड है, काइंड ऑफ कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। बिकॉज अगर आप XML लिख रहे हैं तो आपको जावा एनीवे लिखना होगा, राइट? अगर आप जावा और XML दोनों लिख रहे हैं और डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए SQL भी लिखना होगा। अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो आपको फायरबेस वगैरह लिखना होगा। सो ये तीन चीजें होती हैं एंड्रॉयड में। मतलब क्या, ये तीन चीजों पे आपको काम करना है। तो पहले हमें फ्रंट एंड के लिए XML, दूसरा जावा तो समझना ही समझना है, ये कंपलसरी पार्ट है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का, राइट? अब हम एक और एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम वेबसाइट में, हम लोग हर एक पेज को, कोई भी वेबसाइट में हम उसको वेब पेज कहते हैं, राइट? हम उसको क्या कहते हैं? वेब पेज। जो सिंगल स्क्रीन होती है वेबसाइट के अंदर जहां पे आपका आपका यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है, हम उसको कहते हैं वेब पेज, राइट? उसको हम लोग सिंगल स्क्रीन भी कहते हैं, जहां पे हमारे सारे यूआई कंपोनेंट्स वेबसाइट के प्लेस्ड होते हैं। बट उसी सेम चीज को हम एंड्रॉयड में जानते हैं एक्टिविटी से। क्या जानते हैं? हम इसको कहते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटीज या एक्टिविटीज आप कह सकते हैं, राइट? तो वेब पेज जो वेबसाइट में होती है वही सेम चीज को हम एंड्रॉयड में एक्टिविटी कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको 5 पेज का एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो आप 5 डिफरेंट एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे। एंड्रॉयड में जब भी आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो ये दो फाइल बनी बनाई आपको मिलती है, फ्रंट एंड और जावा की फाइल। मतलब XML की फाइल और जावा की फाइल आपको हर एक्टिविटी में बनी बनाई मिलेगी, राइट? तो ये बेसिक्स होता है कोडिंग स्टार्ट करने से पहले। अब जब मैंने एंड्रॉयड ऐप को स्टार्ट किया, नया प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया, तो आप देखो यहाँ पे बनी बनाई मुझे एक XML और एक जावा फाइल मिली। मतलब ये एक पेज की एंड्रॉयड ऐप मुझे बनी बनाई मिली है। मैं एज इट इज अगर रन कराऊंगा ऊपर से, आप रन कहाँ से कराएंगे अपने ऐप को? ऊपर आप टॉप बार में देखो, यहाँ पे क्रैश कोर्स AVD है, मेरे इम्यूलेटर का नाम है जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। यहाँ पे ऐप है, जो मेरा ऐप है उसका नाम है, और यहाँ पे प्ले बटन है। आपको सिंपली प्ले बटन पे क्लिक करना है क्योंकि हमने एमुलेटर लास्ट टाइम बनाया था। तो मैं प्ले बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, रन बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये ऐप बाय डिफॉल्ट रन होगा। ये ऐप एक सिंगल पेज ऐप है, मतलब इस ऐप में केवल एक ही एक्टिविटी बनी बनाई है जो बाय डिफॉल्ट मुझे मिली है, हेलो वर्ल्ड की, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब एक एक्टिविटी में हमें कितने पेजेस मिले हैं? एक XML का पेज है, बाय डिफॉल्ट ये XML है, और ये जावा है, राइट? और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे एंड्रॉयड लिखा गया है, उसके अंदर ऐप है, ग्रेडल स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में आएंगे अभी। और राइट साइड में भी हमारे पास कुछ बहुत सारे अलग अलग मेन्यूज हैं, और टॉप में भी अलग अलग मेन्यूज है। हम लोग वन बाय वन जैसे जैसे हमें जरूरत होगी वैसे वैसे हम हर एक मेन्यू को जाके टैप करेंगे और हम उसके अकॉर्डिंगली सीखेंगे। बट सबसे पहली चीज क्या करनी है?
हमें एंड्रॉयड की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझनी है कि कौन सी फाइल कहाँ पे होती है। कोडिंग का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला स्टेप, नॉट XML नॉट जावा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना कि हमारे पास XML फाइल हम एग्जैक्टली कहाँ रखते हैं, आप जावा फाइल कहाँ रखते हैं, ग्रेडल फाइल कहाँ रखते हैं, मैनिफेस्ट फाइल कहाँ रखते हैं, उन सब का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज हम कहाँ रखते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे अगर आप पहली बार एंड्रॉइड पे काम कर रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो XML जावा तो दिख रहा है सामने, बट आपको डायरेक्टरीज नहीं दिख रही कहीं पे भी। तो सबसे पहले हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना होता है। हमने पहला प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लिया, अब हम इसके बाद क्या समझेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कौन से फाइल्स कहाँ पे हैं, फोल्डर्स कहाँ पे, ये सारी चीजें हमारी कहाँ पे होती हैं। तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आएंगे, आपको ऊपर ऐप दिख रहा है, यहाँ पे ऐप पे टिक करो, देखो बहुत सारे फोल्डर्स दिख गए। यहाँ पे मेजरली यहाँ पे आपको 3 से 4 फोल्डर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हमें एग्जाम में भी लिखना होता है। उसमें सबसे पहला फोल्डर आपका है मैनिफेस्ट का, दिख रहा है सबको मैनिफेस्ट, राइट। मैनिफेस्ट पे मैंने टिक किया तो यहाँ पे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल आपको यहाँ पे दिख रही है। हम अगर उस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरी एक्सएमएल फाइल खुल जाएगी मैनिफेस्ट की, राइट। अब मैनिफेस्ट फाइल एग्जैक्टली एंड्रॉइड में क्या होता है और उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं ब्रीफ में कि मैनिफेस्ट फाइल का काम क्या है, क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मैनिफेस्ट फाइल, और एक्सप्लेन द proposition of manifest file, or simply define manifest file। manifest file क्या होता है? manifest file एंड्रॉइड में समझने से पहले एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ। मैनिफेस्ट का जो इंग्लिश में मतलब होता है, मैनिफेस्टेशन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है कि हम किसी चीज की सिंपली जिज्ञासा या फिर किसी चीज की ख्वाहिश रखना, उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, कि हमने ये मैनिफेस्ट किया ये चीजें हो जाए। तो सेम एंड्रॉइड में मैनिफेस्ट का मतलब वही होता है। अगर आपका ऐप कुछ भी यूज करना चाहता है, कुछ भी अपने हार्डवेयर को यूज करना चाहता है, किसी परमिशन को यूज करना चाहता है, किसी दूसरे ऐप की एंट्री पॉइंट बनाना चाहता है, या किसी भी कंपोनेंट को यूज करना चाहता है, जैसे ब्रॉडकास्ट, सर्विस, एक्टिविटी, किसी भी चीज को, वो सारी चीजें रजिस्टर करना पड़ेगा आपको मैनिफेस्ट के अंदर। तो मैनिफेस्ट फाइल आपके ऐप और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का एक ब्रिज होता है, हम उसको मैनिफेस्ट फाइल कहते हैं। मैनिफेस्ट फाइल में बहुत सारी चीजें लिखी गई होती हैं, ये सब मैं कभी आपको नहीं बोलता हूँ याद करने, क्योंकि ये सब आपके काम का बिल्कुल नहीं है। एक्टिविटी ऑटोमेटिक यहाँ पे रजिस्टर हो जाती है, तो आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको केवल परमिशंस यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं, और अगर कोई ब्रॉडकास्ट हमने यूज किया वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं मैनिफेस्ट के अंदर। बट मैनिफेस्ट फाइल होता क्या है? मैनिफेस्ट फाइल सबसे पहला फाइल है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, जो एक इंटरमीडिएटरी फाइल है। इंटरमीडिएटरी फाइल का मतलब होता क्या है? ये हमारे ऐप और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का फाइल है। अगर मान लो हमारा ऐप है, ठीक है, हमारा ऐप है, हमारे ऐप को अगर कोई भी रिक्वेस्ट करना है, किसी भी टाइप का रिक्वेस्ट करना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि हमने लास्ट सेमेस्टर भी पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम में, राइट। पढ़ा था ना हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में कि अगर हमें कोई भी हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो हमें कर्नल मोड में जाना पड़ता है, राइट। और कर्नल मोड क्या होता है? कर्नल मोड मतलब हार्डवेयर मोड सिंपली। तो अगर मेरा ये एंड्रॉइड ऐप है, आपने कोई भी ऐप बनाया है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये मैनिफेस्ट फाइल जो होता है ये इसके बीच का ब्रिज होता है। इसको आप ऐसे समझें कि ये आपके बीच, मैनिफेस्ट फाइल इसका ब्रिज है। जो भी आपके ऐप को चाहिए वो सारा ऐप, सारी जानकारी, सारी चीजें ये आपको मैनिफेस्ट फाइल ला कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, और आपके रिक्वेस्ट को पहुंचाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम तक। सपोज मेरे ऐप को कैमरा इस्तेमाल करना है, कैमरा एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो मुझे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आके लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ऐसे टैग ओपन करना पड़ेगा, यूजर्स परमिशन कैमरा, ऐसे करके। तो अब मेरा ऐप जो है वो कैमरा इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ देखो यूजर्स परमिशन android.permission.camera, तो मेरा ऐप अब कैमरा को इस्तेमाल कर सकता है। अगर मुझे यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफाई करना तो मैं परमिशन लिखूंगा, लोकेशन एक्सेस करेगा ये, देखो लोकेशन हार्डवेयर, फाइन कोर्स लोकेशन भी होता है, सो मेरा लोकेशन एक्सेस करेगा। मुझे मैसेज भेजना है तो ये मैसेज के लिए मैं परमिशन लिख सकता हूँ। मुझे अपने ऐप में इंटरनेट यूज करना है तो मैं इंटरनेट के लिए परमिशन लिखूंगा। सो मेरे ऐप को कुछ भी यूज करना है उसके लिए वी हैव टू डिफाइन परमिशंस इन द मैनिफेस्ट फाइल। बट
लेट मी क्लियर यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने बहुत टाइम पे जब एक्सटर्नल और इंटरनल्स में सवाल पूछे हैं बच्चों से, ओरल्स में सवाल पूछे, तो मैक्सिमम लोग मैनिफेस्ट फाइल का डेफिनेशन पता है क्या बोलते हैं कि सर वी डिफाइन परमिशंस ऑन मैनिफेस्ट फाइल, बट दैट्स नॉट ऑल अबाउट मैनिफेस्ट फाइल। आपको पता है मैनिफेस्ट फाइल इज द रजिस्ट्री ऑफ योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। मतलब क्या, इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपके एंड्रॉयड की हर एक चीज रजिस्टर्ड होती है। जैसे आप देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिख रही है, दिख रही है मेन एक्टिविटी, मतलब आपकी आपने एक एक्टिविटी बनाई है, वो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। आप अगर मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा वो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी। अगर मैं एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा तो मुझे रजिस्टर करना होगा यहाँ पे आके। सो टेक्निकली आपकी जो मैनिफेस्ट फाइल होती है वो बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला, आप अपने सारे ऐप के कंपोनेंट को यहाँ डिक्लेयर करेंगे, जैसे एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट एंड रिसीवर्स, सॉरी ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। इसके बाद आप यहाँ पे परमिशन को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सेस हो गया, कैमरा हो गया, लोकेशन हो गया, ये सब चीजें। इसके बाद आप यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को भी स्पेसिफाई करते हैं। आप यहाँ पे देखो, मैंने टारगेट एपीआई 31 लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। ये स्पेसिफाई करें कि हम कौन सी एपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर बहुत सारे पैकेजेस इंक्लूड किए गए हैं। ये सब चीजें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट्स को हमारी बताती है। और ये बेसिकली अगर हमें किसी दूसरे ऐप में एंट्री पॉइंट चाहिए या किसी दूसरे ऐप को हमें अपने ऐप के अंदर लाना है, मतलब जैसे उसकी कोई डेटा को यूज करना है, तो हम उसको भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं इंटेंट में या इंटेंट फिल्टर में। सो मैनिफेस्ट फाइल इज नॉट ओनली अबाउट डिक्लेयरिंग परमिशंस, बट इट हैज a lot to do with your Android application. And in very simple word, manifest file is like the intermediate file between your Android app and the operating system. It simply pass your request to the operating system. ये आपके सारे रिक्वेस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज देगा और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी है कि वो आपको परमिशन दे या ना दे, राइट। तो ये होता है हमारा मैनिफेस्ट फाइल, जो सबसे पहली फाइल होती है। इसके बाद मैनिफेस्ट के बाद मैं मैनिफेस्ट को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक स्टेप नीचे आते हैं, यहाँ पे जावा फोल्डर दिख रहा है आपको। हम जनरेटेड पे नहीं जाएंगे, बिकॉज जनरेटेड फोल्डर जो होता है वो एंड्रॉइड स्टूडियो खुद से बनाता है, उस पर हमें नहीं जाना, वो प्रोग्रामर के लिए नहीं है। हम जावा के फोल्डर पे आएंगे। जावा के फोल्डर पे आपको 3 अलग अलग फोल्डर्स दिख रहे हैं। लास्ट के 2 से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम पहले फोल्डर को ओपन करेंगे, com.example.madcrashcourse। इसमें आपको आपकी जावा फाइल दिखेगी, मेन एक्टिविटी। जितनी भी आप एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे वो सारी एक्टिविटीज आपको यहीं पे दिखेंगी, सबकी जावा फाइल, ओनली जावा फाइल। कई बार हमें किसी किसी प्रोग्राम में जरूरत होती है कि हम अलग से जावा क्लास क्रिएट करें। मतलब क्या, हम पूरी एक्टिविटी नहीं बनाएंगे, हम केवल जावा क्लास बनाएंगे। तो वो भी आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू जावा क्लास यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो जावा फोल्डर के अंदर com.example.madcrashcourse के अंदर आपकी जावा फाइल होती है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जावा फाइल खुल के आ जाएगी। ये बाय डिफॉल्ट हमारी जावा फाइल है, बहुत सारे पैकेजेस हैं, बहुत सारे चीजें लिखी गई, इसमें से बहुत सारी चीजें यूजलेस है जिसको मैं बाद में हटा दूंगा। बट एज ऑफ नाउ बस इतना समझो कि यहाँ पे हमारी जावा फाइल होती है। इसको भी मैं कट करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जावा फोल्डर के बाद आपको एक रिसोर्स फोल्डर दिख रहा है, RES दिख रहा है आप सभी को, रिसोर्स फोल्डर। यहाँ पे रिसोर्स के अंदर हमारे पास 4 से 5 डिफरेंट तरीके की फोल्डर्स बनाए गए हैं। अब ये पांचों फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, एक का हमें ज्यादा काम नहीं है। सबसे पहला है ड्रॉएबल, राइट। ड्रॉएबल के अंदर जनरली जब मैं कोडिंग करता हूं तो मैं अपने सारे फोटोज को, सारे वीडियोस को, सारे ग्राफिक्स को ड्रॉएबल के अंदर रखता हूं। ड्रॉएबल के अंदर आप बस फोटोज एंड वीडियोस नहीं रखते। ड्रॉएबल के अंदर अगर हमें कोई कस्टम डिजाइन बनाना है, फॉर एग्जांपल जैसे आप HTML में CSS को लिखते थे, कास्टिंग स्टाइल शीट को लिखते थे, कास्टिंग स्टाइल शीट को जहां पे आप CSS की मतलब डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं वेबसाइट में, सेम उसी तरीके से हम एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड में अगर आपको किसी एडिट टेक्स्ट को चेंज करना है, सो यू सिंपली यूज ड्रॉएबल फाइल, एक्सटर्नल स्टाइलिंग फाइल, सिंपली, ठीक है। तो वो सारे फाइल्स आप यहाँ पे लिखते हैं, ड्रॉएबल राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे तो ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वो सारी चीजों को हम लोग लिखेंगे भी। ओके, तो ड्रॉएबल में आपकी ये सारी चीज होती है। अगर आपको फोटोज डालना है अपने ऐप में तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके फोटो को पेस्ट करेंगे। पहले फोटो को आपको कॉपी करना होगा, फिर यहाँ पेस्ट करना होगा।
राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेआउट। लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फ्रंट एंड की फाइल सारी लेआउट में होती है। जो भी आपकी एक्सएमएल की फाइल है, मैंने बताया एक्सएमएल क्यों यूज होता है, फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, मतलब यूजर इंटरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी एक्सएमएल फाइल खुल गई, मतलब यहाँ पे मैं अपनी यूजर इंटरफेस को बनाऊंगा। बहुत टाइम पे मैंने ये देखा है, बहुत सारे बच्चे भी करते हैं कि डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ से बटन को ड्रैग कर लिया, इमेज व्यू को डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग कर लिया और आप यहाँ पे इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इवन किसी भी चीज को अगर हमें यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लेना है, अगर हमें यहाँ पे मान लो हमें कुछ इनपुट लेना है, फॉर एग्जांपल हमें ईमेल इनपुट लेना है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी यूजर इंटरफेस को बना सकता हूँ। बट एज अ बिगनर, राइट, इट इज द वर्स्ट प्रैक्टिस एनीवन कैन डू। ये सबसे वर्स्ट तरीका है एक बिगनर के लिए एंड्रॉइड सीखना। इससे वर्स्ट तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस प्रोसेस के थ्रू मत जाना कोई भी। ड्रैग एंड ड्रॉप से अ बिग नो टू ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप पे आप कभी भी कोडिंग को सीख नहीं पाएंगे, स्पेशली जब आपका एग्जाम 1 महीने बाद हो। तब तो आपको और ज्यादा कोडिंग करनी है ताकि आपकी हैंड्स ऑन कोडिंग की प्रैक्टिस हो जाए। तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे? बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। आप राइट साइड पे टॉप पे देखो, टॉप जहां पे आपका कट का साइन है, कट दिख रहा है आपको, कट है, क्लोज है, मिनिमाइज का बटन दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे, मिनिमाइज के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे 3 और ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, मेरा माउस जहां पे है, सबसे पहला ऑप्शन है कोड। अगर हम कोड पे क्लिक करेंगे तो मुझे बस कोड दिखेगा एक्सएमएल का। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ये वाला पार्ट को, ये मोड को यूज करना, ये मोड मत यूज करना, बस कोड का। इसके बाद थर्ड है जो डिजाइन है, जो पहले से था बाय डिफॉल्ट डिजाइन रहता है। और बीच वाला जो है वो स्प्लिट है। दिख रहा है आपको स्प्लिट? मेरा फेवरेट मोड है स्प्लिट, क्योंकि स्प्लिट में जो भी मैं कोडिंग यहाँ पे लिखूंगा वो सारा कुछ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सो काइंड ऑफ मुझे कोडिंग भी दिख रही है, मुझे अपनी यूजर इंटरफेस भी दिख रही है, और मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया। अब जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था वो सारी चीजें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गई हैं। देखो मैं इन सबको हटा देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, बाय डिफॉल्ट रखता हूँ सारी चीजें। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे पहले से मिलता है, हेलो वर्ल्ड वगैरह लिखा है जो हमने देखा था। ये हमारी एक्सएमएल फाइल है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हमारी एक्सएमएल फाइल कुछ इस तरीके की होती है, राइट। तो लेआउट में हमारे सारे एक्सएमएल होंगे। अगर हम नई एक्टिविटी भी क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा एक्सएमएल फाइल लेआउट के अंदर आएगा और जावा फाइल हमारा जावा फोल्डर के अंदर आएगा ऑटोमेटिक। ये सब में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। रिसोर्स के बाद हम लेआउट के बाद हम एक तीसरे फोल्डर पे चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मिप मैप। मिप मैप में हमारे सारे लॉन्चर्स होते हैं। लॉन्चर्स क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप देखो, मैं इस फोन में देखना, ये जो आपको दिख रहा है ना, फाइल्स का आइकॉन, ड्राइव का आइकॉन, यूट्यूब का आइकॉन, इसको हम लोग लॉन्चर कहते हैं। इसको हम लोग आइकॉन लॉन्चर कहते हैं, मतलब बेसिकली आपके ऐप आइकॉन। ठीक है, आपके ऐप के आइकन्स क्या क्या हैं, तो इसकी को हम लोग आइकन लॉन्चर कहते हैं। इसको हम लोग मिप मैप के अंदर बनाते हैं या रखते हैं। अगर आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में बनाना है कोडिंग के द्वारा तो भी आप बना सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजों में एक्सएमएल फाइल लॉन्चर्स की प्रॉपर यहाँ पे स्पेसिफिक कोड होती है। देखो यहाँ पे कोड लिखी गई है कि हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर क्या सर बैकग्राउंड होगा, ये वो। तो लॉन्चर के अंदर आप अपने लॉन्चर को रखते हैं, बेसिकली जो भी आपके आइकॉन लॉन्चर्स आप उसको उनको रखते हैं। बट मेरा अब अभी आपकी कोडिंग में मिप मैप पे कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। अभी हमें आइकॉन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऐप को बनाना सीख रहे हैं, ना कि ऐप के आइकॉन की कोडिंग सीख रहे हैं। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें मिप मैप पे कोई काम नहीं करना, ये हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, राइट। अब देखो इसके बाद हमारे पास वैल्यूज है। वैल्यूज में हमारा क्या है, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले कलर्स होते हैं। अब देखो कलर्स कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पहले से ऐड करो। आप जब एक्सएमएल फाइल पे डिजाइनिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कलर्स को ऐड कर सकते हैं कहीं पे भी। अगर मैं चाहूँ तो ये टेक्स्ट व्यू पे मैं टेक्स्ट कलर ऐड कर सकता हूँ, एट्रीब्यूट टेक्स्ट कलर मैंने ऐड किया ब्लैक, और यहाँ पे बॉक्स बन गया ब्लैक का। मैं इस पे गया, कस्टम पे गया, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, तो कलर चेंज हो जाएगा मेरा। ठीक है, कलर चेंज हो गया। अब आपको रेड दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं इसकी अगर साइज बढ़ा दूं टेक्स्ट व्यू की तो आपको दिखेगा। ठीक है, अभी मैं एट्रीब्यूट आप सबको नहीं बता रहा हूँ, डोंट वरी,
मैं बताऊंगा कैसे मैंने साइज बढ़ाई सब कुछ किया, बट अभी के लिए बस आपको कलर दिखा रहा था, तो एक कलर चेंज किया, तो मैं यहाँ से भी कलर को चेंज कर सकता हूँ, राइट। बट हम सब जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं ना, तो हमारे सबके ऐप में कुछ कलर प्राइमरी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं अपने पूरे ऐप में। जैसे उस कलर को हम सबसे पहले, इट्स बेटर, इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स बेटर टू ऐड दोज कलर्स इन द कलर सेक्शंस इन द रिसोर्सेज सेक्शन। एक रिसोर्सेज का सेक्शन है जहां पे हम कलर्स को ऐड करते हैं। कई बार आपसे इंटरनल में एक्सटर्नल में सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ कलर्स को ऐड करना कंपलसरी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंपलसरी नहीं है। आप इसको एक्सएमएल फाइल में भी डिजाइन कर सकते हैं, बट हम जनरली कलर्स को इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम उसको आसानी से यूज कर पाए, जो मैक्सिमम कलर हम बार बार यूज करें। मान लो मुझे इस ऐप के अंदर, फिटमी ऐप के अंदर, ये जो फॉर प्रिंस राज वर्मा जो ऐप मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ये ऐप में मुझे कलर ऐड, मतलब ये जो प्रिंस राज वर्मा का कलर है ये पूरे ऐप में थ्रू आउट रहने वाला है। तो मैं इसको बार बार इस कलर कोड को कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इस कलर्स की फाइल में लिख दूंगा, ठीक है। इसको लोगो का नाम दे दूंगा कि इसका नाम लोगो है, और कलर का मैं स्पेसिफिक कोड लिख दूंगा, जो भी करना है मुझे, तो मैं उसको बार बार यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। सो कलर्स में ये चीजें बेटर होती हैं कलर्स को ऐड करने में, राइट। तो कलर्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी के बाद वैल्यूज में आपको एक और फाइल दिखेगी जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग फाइल, राइट। ये भी कंपलसरी नहीं है यहाँ पे स्ट्रिंग फाइल ऐड करना, बट कई बार हम जब एक्सएमएल में कुछ बड़ी चीजें लिखते हैं, मान लो कि हमने कुछ पैराग्राफ लिखना है एंड यू डोंट वांट टू मेक योर एक्सएमएल फाइल लेंदी और मेसी, तो आप क्या करते हैं, आप स्ट्रिंग को अलग से लिखते हैं और उसको यहाँ पे कॉल करते हैं सिंपली। तो हम स्ट्रिंग फाइल्स को यहाँ पे लिखते हैं। कंपलसरी नहीं है स्ट्रिंग फाइल को लिखना, बट स्ट्रिंग फाइल और भी चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हम कभी एडाप्टर क्लास में डायनामिक तरीके से डेटा को पुल करते हैं, तो हम उसमें भी स्ट्रिंग फाइल में ही डेटा को रखते हैं, स्ट्रिंग एरे बना के, जिसके ऊपर हम लोग आगे जाके सीखेंगे। जब हम लोग लिस्ट व्यू पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा लिस्ट व्यू में कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग एरे बनाते हैं और डायनामिक तरीके से डेटा को पुल करते हैं। तो ये हम लोग स्ट्रिंग फोल्डर में रखते हैं। इसके बाद आपको एक ऐसा फोल्डर दिखेगा जिसपे हम लोग सबसे कम काम करते हैं, जो है थीम, थीम्स चेंज करना। यहाँ पे आप लाइट थीम, डार्क थीम, एक्शन बार, नो एक्शन बार, ऐसे थीम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आप उसको कस्टमाइज करें, बट जनरली ऐसे थीम्स पे हम लोग ज्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे काम का ये चीजें है नहीं। पहले हमें कोडिंग सीखनी है, पहले हमें डेवलपमेंट सीखना है, तब हम लोग ये सब चीजें लास्ट में देखते, एक्सप्लोर करते कि क्या होगा डे लाइट थीम से, क्या होगा नाइट थीम से। ये चीज हम लोग डार्क थीम, लाइट थीम सब हम लोग बाद में करते हैं। बट हाँ, थीम्स के अंदर आपके थीम्स है, आपके ऐप का लुक एंड फील आपका थीम जो है वो डिसाइड करेगा, राइट। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। एक्सएमएल फाइल है, यहाँ पे आप अपने बैकअप रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं और डेटा एक्सट्रैक्शन रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप कोई बैकअप जनरेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें। बट अभी हमारे काम का ये सब नहीं है, तो इसको भी आप इग्नोर यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक ऐप डेवलपमेंट की फाइल्स एंड फोल्डर्स होती हैं। एक सबसे लास्ट फोल्डर, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फोल्डर, इसको बहुत कम टच करना, जब तक जरूरत ना हो तब तक टच मत करना, वो है ग्रेडल स्क्रिप्ट, राइट। ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या होता है? ग्रेडल स्क्रिप्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड फाइल में से एक है। अगर आपसे किसी ने पूछा, जैसे बहुत सारे लोग ग्रेडल स्क्रिप्ट को डिफाइन भी नहीं कर पाते सही तरीके से, कि ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या होता है एंड ग्रेडल स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, कोर प्रोपोजिशन क्या है ग्रेडल स्क्रिप्ट की। ग्रेडल स्क्रिप्ट हमारे ऐप के जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसमें क्यों होता है, और बहुत सारे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। बिल्ड डॉट ग्रेडल है प्रोजेक्ट लेवल, बिल्ड डॉट ग्रेडल है मॉड्यूल लेवल, उसके बाद प्रो गार्ड है, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज है, ग्रेडल डॉट रैपर प्रॉपर्टीज है, लाइब्रेरी के वर्जन्स है, लोकल प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे अलग अलग चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं। बट एक्चुअल ग्रेडल का काम क्या होता है, ठीक है, ग्रेडल एग्जैक्टली क्या करता है? सो ग्रेडल हमारे लिए दो तीन अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है। अगर आपसे किसी ने भी पूछा कि ग्रेडल का काम क्या है, सबसे पहले जो आपकी कोड कंपाइलेशन होती है उसके लिए ग्रेडल रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप जो डिपेंडेंसीज को मैनेज करते हैं उसके लिए ग्रेडल रिस्पॉन्सिबल है। आपकी एपी की जनरेट होती है उसके लिए ग्रेडल रिस्पॉन्सिबल है। आप जो बिल्ड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को उसके लिए ग्रेडल रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्रेडल बहुत अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं आपको फाइल दिखाता हूँ ओपन करके। ग्रेडल में जनरली हमें दो ही फाइल से मतलब है,
प्रोजेक्ट लेवल एंड मॉड्यूल लेवल, मतलब फर्स्ट के दो फाइल्स, ठीक है। प्रोजेक्ट लेवल को अगर आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा है जहां पे हम अपने प्लगइन्स को डिफाइन करते हैं और हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। और दूसरा हमारा है मॉड्यूल लेवल। मॉड्यूल लेवल में भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन ही होती है, जैसे हमारा कंपाइल एसडीके क्या है, हमारा मिनिमम एसडीके क्या है, हमारा टारगेट एसडीके क्या है, हमारे वर्जन का नाम क्या है, हमने यहाँ पे क्या क्या गार्ड यूज किया हुआ है, हमारे कंपाइल ऑप्शंस क्या है, जावा वर्जन 11 है, यहाँ पे कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमने ऐड की है, ये सारी चीजें आपकी ग्रेडल के अंदर होती है। सो आपको बाय डिफॉल्ट ग्रेडल में कोई चेंजेस नहीं करने खुद से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत होगी कि हाँ हमें यहाँ पे डिपेंडेंसीज को ऐड करना है, then and only then you will modify your Gradle, otherwise don't touch your Gradle scripts। कोई काम का हमारे काम का है, बट पहले जब आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। जब हम लोग कुछ नई डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे तभी हमें Gradle स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। अब डिपेंडेंसीज को मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जनरली कई कई बार हम अपने एंड्रॉइड ऐप में थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें गूगल फायरबेस यूज करना है, पेमेंट गेटवे यूज करना है, और उन चीजों के लिए हमें उन पूरे थर्ड पार्टी की प्रोजेक्ट की सारे कोड अपने ऐप में चाहिए होती है, इनहेरिट करना होता है। तो आप उसकी डिपेंडेंसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे उसमें जितने भी मेथड्स हैं, क्लासेस हैं, हम उसको अपने ऐप में यूज कर पाएंगे। तो ग्रेडल स्क्रिप्ट में हम डिपेंडेंसीज, कंपाइलिंग ऑप्शंस, ये सारी चीजें, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। और ये आपकी ग्रेडल स्क्रिप्ट जो है, ये लास्ट फाइल होती है जो आपको अपने ऐप में देखना होता है। तो टोटल यहाँ पे आपके 4 मेजर फोल्डर्स हैं, मैनिफेस्ट, जावा, रिसोर्स एंड ग्रेडल, राइट। जावा के अंदर जावा फाइल, मैनिफेस्ट के अंदर मैनिफ परमिशन फाइल, और रिसोर्स के अंदर अगेन 4 से 5 फोल्डर्स हैं, ड्रॉएबल, लेआउट, मिटमैप, वैल्यूज एंड एक्सएमएल। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन डिटेल, 6 मार्क्स के लिए, तो आपको मैनिफेस्ट एक्सप्लेन करना है, जावा एक्सप्लेन करना है, रिसोर्स में ड्रॉएबल एक्सप्लेन करना है, लेआउट एक्सप्लेन करना है, वैल्यूज एक्सप्लेन करना है, एक्सएमएल को आप छोड़ सकते हैं और मिटमैप चाहो तो कर सकते हैं, बट वैल्यूज एक्सप्लेन करना है, वैल्यूज में स्ट्रिंग और कलर्स दोनों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सएमएल की थीम को, बैकअप रूल्स को आप छोड़ सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्रेडल को भी एक्सप्लेन करना है, हर फाइल को लिखना जरूरी नहीं है, बट स्टार्टिंग में 2 फाइल के नेम को देना और इसमें क्या होता है ग्रेडल स्क्रिप्ट में, वो चीजें मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। और ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का फोटो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला पिक्चर, ये आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, ये 110% ड्रॉ करना ही है, ठीक है। तो ये मैनिफेस्ट जो पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करके लेना है, राइट। तो इसका मैं आपके ग्रुप, मतलब ग्रुप पे डालने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट जिसको मैंने अभी क्रॉप किया है, ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो ये आपको चाहिए, ये एग्जाम में आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, बिकॉज ये वाला जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत बहुत चांसेस हैं। तो आपको अच्छी तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना है। इनफैक्ट अगर आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं होता है तो आप एंड्रॉइड की कोडिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी फाइल कहाँ पे रखी गई है। तो अगर आपको फाइल्स नहीं पता है तो आप कोडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये पहले पता होना चाहिए आपको कि कौन सी फाइल कहाँ पे रखी गई है, राइट। तो देखो बहुत सारे बच्चों को, अभी मैंने, जो बच्चे मुझे डाउट्स पूछते हैं, कई बार यूट्यूब के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोर्स के पार्ट नहीं है, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पता ही नहीं होता। मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने मुझे फोन किया है। सर किसी का माइक ऑन है। सर डाउट था। यस प्लीज पूछिए। आपने जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट दिया, उसमें वो जावा फाइल में कौन सा फाइल है वो नहीं दिखना क्या? ड्रॉ करना नहीं, जनरेटेड वाला फाइल आपको, जितना आपने दिया उतना ही ड्रॉ करना है ना? यस थैंक यू। ओके।
तो आपको यहाँ पे जनरेटेड फाइल जो है वो सब नहीं लिखने की जरूरत है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है आपको यही लिखना है, ठीक है। मेन एक्टिविटी डाल के छोड़ दोगे चलेगा, राइट। तो ये आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ड्रॉप करनी है, ये बहुत हेलो सर। इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आप सबको प्रिपेयर करना है। यस सर, अगर एग्जाम में लॉगिन पेज क्रिएट करने का सवाल आया तो उसमें एक्सएमएल के साथ जावा भी फाइल लिखनी है क्या? देखो, अगर एग्जाम में डायरेक्टली उन्होंने बस इतना बोला है कि यूजर इंटरफेस फाइल लिखो, तो आप बस यूजर इंटरफेस फाइल लिख के छोड़ सकते हैं एक्सएमएल, जावा लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो ये है हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग चलते हैं अपने बाय डिफॉल्ट पेजेस पे एक्सएमएल और जावा के, ताकि हम अपनी पहली यूजर इंटरफेस को सीख सके। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बाद आपको यहाँ पे लेआउट पढ़ाया गया, मतलब क्या क्या लेआउट्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है, जो हमने पहले कवर किया, एक्टिविटी सर्विसेज, इस पर हम लोग आएंगे थोड़े टाइम के बाद। बट इसके बाद आपको लेआउट पढ़ाया गया कि यूजर इंटरफेस हम लोग कैसे बनाते हैं, लेआउट्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बट लेआउट पे आने से पहले मैं 4th यूनिट का आपको व्यूज बताऊंगा। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, एडिट टेक्स्ट क्या होता है, चेक बॉक्स, मतलब जितने भी व्यू हैं उसमें 4-5 व्यूज हम लोग बनाना सीखेंगे, ताकि हम उन व्यूज को लेआउट में इस्तेमाल करें। उसके बाद हम हर एक लेआउट को डिटेल्ड में इंप्लीमेंट करेंगे और समझेंगे, राइट। तो आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बाय डिफॉल्ट अपने पेजेस को समझते हैं। हमें 2 पेजेस यहाँ पे मिले, ठीक है, एक्सएमएल और जावा। सबसे पहले एक्सएमएल पे चलो, एक्सएमएल पे हम आएंगे, यहाँ पे ये एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऐसा मिलेगा आपको। यहाँ सबसे पहले टेक्स्ट व्यू हम हटा देंगे, हटा दिया हमने, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने कांस्टेंट लेआउट इस्तेमाल किया, ये हमें नहीं चाहिए। आपके सिलेबस में भी नहीं है, बाय द वे, आपके सिलेबस में लीनियर लेआउट है, बहुत सारे लेआउट है। तो हम इसको हटा के यहाँ पे लिखेंगे लीनियर लेआउट, ठीक है। लीनियर लेआउट क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस मैंने आपको बताया लीनियर लेआउट यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जाके कोडिंग करेंगे। और जावा फाइल में आपको बाय डिफॉल्ट पेज मिला है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब हमें इसमें कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती, पहले ये मिलता भी नहीं था, पहले हमारा जावा शॉर्ट में आता था। जो नए वर्जन है एंड्रॉइड स्टूडियो के, उसमें इन्होंने कुछ चीजें ऐड की हैं, जिसमें सिस्टम बार वगैरह ऐड हो गया है, तो हमें उसका काम नहीं, तो हम यहाँ से इस पार्ट को हटा देंगे। व्यू कॉम्पैक्ट डॉट सेट ऑन अप्लाई विंडो इनसेट्स लिसनर, जो इसकी हमें काम नहीं है, तो केयरफुली हटाना, ठीक है। यहाँ से सेट कंटेंट व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत हटाना, ये हटाओगे ऐप क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ उसके बाद व्यू जो है ये आप इंटरफेस हटा देना, यहाँ से ये हमने हटा दिया। ऊपर बहुत सारी लाइब्रेरीज अब आपको ग्रे दिख रही, मतलब इन लाइब्रेरीज का कोई काम नहीं ग्रे वाले का, तो इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे एज जो है, एज वाला पार्ट ये भी हटा सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपको इतना पार्ट रखना है, ये ऊपर से एक और पैकेज हटा दिया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इतना पार्ट रखना है। अब वो अगर कोड होता भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने हटाया इसलिए है ताकि मैं आपको कोड बता पाऊँ कि आपको क्या कोड कंपलसरी एग्जाम में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि हम एग्जाम में क्या क्या लिखे हैं। सबसे सिंपल जवाब है हर एक चीज। यहाँ पे लीनियर लेआउट, यहाँ पे आपको एक्सएमएल में जो दिख रहा है सब लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट लेआउट विड्थ जो है ये लिखना है, हाइट लिखना है, और कॉन्टेक्स्ट लिखना है, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। और आईडी भी लिखना है। आईडी हालांकि लीनियर लेआउट की आईडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है लिख देना, ये भी लिख देना, ठीक है। इतना हो गया आपका। उसके बाद इन सब चीजों को आप स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको भी याद कर ही लो, एक लाइन है, याद कर लेना इसको। तो टेक्निकली आपको ये पूरा कोड प्रिपेयर करना है, याद करना है, ये स्ट्रक्चर है बस, कोड पूरा नहीं, इसके अंदर हम लोग आगे जाके कोड करेंगे। और जावा में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पैकेज, इसको तो स्किप मत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं पैकेज हटा दूंगा यहाँ से ना, देखो पूरा ऐप में एरर आ जाएगा, हमारे कुछ भी काम नहीं करेगा। सो इसका मतलब पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा आपको import android.os.bundle दिख रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए एक्टिविटीज को क्रिएट करता है, राइट।
और इसके बाद androidx.app-compatibility.app-compact activity दिख रही है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारी चीजें मौजूद है, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप एग्जाम में इसको स्किप भी करते तो चलेगा, बट एंड्रॉइड ओएस डॉट बंडल को स्किप मत करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये लिखना है आपको। उसके बाद आपको अपना क्लास एग्जाम में लिखना है, एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी भी लिखना है, ऑन क्रिएट मेथड लिखना है। एग्जाम में अगर ओवरराइड लिखा वो हटा भी दोगे तो चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऑन क्रिएट मेथड लिखना है। अगर आप ऑन क्रिएट मेथड नहीं लिखेंगे तो आपकी एक्टिविटी क्रिएट ही नहीं होती है, और उसके अंदर आपको ऑन क्रिएट बनाना है, इंस्टेंस बनाना है, और उसको लेआउट में कॉल करना है, मतलब जो हमारे लेआउट का नाम है उसको कॉल करना। सो ये कंपलसरी कोड है। इतना तो आपको हर प्रोग्राम में याद होगा, और इतना आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि हम इसको शॉर्ट करें या लॉन्ग, कुछ नहीं, आपको इतना प्रिपेयर करना है। अब आपके पास अभी भी लगभग 30 दिन का टाइम है, इजिली यू कैन प्रिपेयर। कुछ एक्सक्यूजेस मत दो, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। 10 बार 15 बार लिखो, प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। और एंड्रॉयड के कोडिंग को आप रट नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कोडिंग है ना कि आप कितना प्रोग्राम रटेंगे। सो हम यहाँ पे मॉड्यूलर वे में प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। पहले आप स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर हम यूआई को कैसे बनाते हैं, मतलब अगर हम डेटा को इनपुट ले रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, उसको जावा में कॉल कैसे करते हैं, उसको हम कास्ट कैसे करते हैं, उसमें हम स्ट्रिंग वेरिएबल को स्टोर कैसे करते हैं, ये सब ना मॉड्यूलर वे में आपको सीखना, अलग अलग पार्ट्स में सीखना है, ताकि जब हम डेटाबेस के प्रोग्राम करेंगे तो हम इन छोटी छोटी चीजों को पहले से हमें पता हो। तो हम प्रोग्राम को, अगर 200 लाइन का कोड है तो हम 200 लाइन को प्रोग्राम नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि 20 लाइन ही जो नया है वो नया है, बाकी 180 लाइन जो है वो पुराना है, हमें आता है। तो प्रोग्राम ऐसे होती है। कभी भी कोई प्रोग्राम आप देखते हैं जो बड़े प्रोग्राम्स है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस के, उसमें 100-200 लाइन की कोड है, तो जरूरी नहीं कि 200 लाइन का कोड आपको नहीं आता है। उसमें से 100 या 150 लाइंस ऑफ कोड, जो 150 लाइंस ऑफ कोड जो होते हैं वो पुराने ही कोड है, बेसिक है, डिफाइनिंग है, कास्टिंग है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, यही सब चीजें। जो 50 लाइंस ऑफ कोड है वही डेटाबेस की कोड होते हैं, राइट। तो ऐप को मॉड्यूलर लेवल पे आके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक डाउन करके कि कौन सी फंक्शंस किस तरीके से लिखी जाती है, कब कौन सा पार्ट कॉल होता है। ओके, तो ये था हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, और ये था बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड क्रिएटिंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सएमएल फाइल में एटलीस्ट 4 डिफरेंट व्यू को, टेक्स्ट व्यू को, एडिट टेक्स्ट को, बटन को, चेक बॉक्स को, राइट। ये 4 तो एटलीस्ट पढ़ेंगे। इमेज बटन, इमेज व्यू सब सेम होता है, वो सब 5 से 6 अलग अलग व्यू पढ़ेंगे। एक्सएमएल में कैसे डिजाइन करते हैं वो देखेंगे, और उन सारे व्यू को हम जावा पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद जितने भी क्लासेस है वो सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। मैं इसमें हर एक चीज बताऊंगा जो एमएसबीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सेम चीजें पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा 6th बैच है, और हमने इस बैच से एंड्रॉइड में 70 में से 69 मार्क्स तक स्कोर किया है, मतलब एमएसबीटी का हाईएस्ट मार्क्स, राइट। तो मुझे पता है क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं एग्जाम में, वो ऑलरेडी मैंने आप सबको बता रखा है मेन बैच में अपने, मैं क्रैश कोर्स में भी बताऊंगा, और हम लोग उसको टेस्ट में देखेंगे, असाइनमेंट्स में देखेंगे, और जो क्लासेस हमारी होंगी हम इसमें भी उन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो समझ समझ के चलो, प्रैक्टिस करते चलो। आज जितनी भी चीजें हमने देखी उसको रिवाइज करके कल आना। कल आपका चैप्टर 1 एंड 2 का टेस्ट है, और कल आपका लाइव क्लास भी है। तो लाइव क्लास, ऐसा नहीं टेस्ट नहीं है तो लाइव क्लास नहीं है, कल सैटरडे है, कल आपकी लाइव क्लास सेम टाइम पे होगी, और टाइम इसके बाद आपका वो होगा, टेस्ट होगा लगभग 8 बजे या 8:15 से 8:15 से 1 घंटे का टेस्ट है, या 1.5 आवर का टेस्ट होगा। तो 8:30 to 10 PM हम लोग टेस्ट को रखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में और आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेस क्लास। बाय बाय, हैव अ गुड डे।